हेलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। थोक महंगाई का लगातार बढ़ना बता रहा है कि फिलहाल महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली। स्टॉप। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार थोक महंगाई 11.39% रही। स्टॉप। पिछले महीने यह 11.16% थी। स्टॉप। चिंता की बात ज़्यादा इसलिए है कि यह लगातार 5वां महीना है जब थोक महंगाई 2 अंकों में बनी हुई है। स्टॉप। इससे पहले सोमवार को खुदरा महंगाई के आंकड़े भी आए। स्टॉप। खुदरा महंगाई 5.3% रही, जो जुलाई में 5.59% रही थी। स्टॉप। मामूली सी इस कमी से खुश नहीं हुआ जा सकता। स्टॉप। थोक महंगाई में बढ़ोतरी को भी मामूली मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। स्टॉप। कुछ दशमलव महंगाई का बढ़ना भी आम आदमी की जेब पर भारी असर डाल देता है। स्टॉप। महंगाई चाहे थोक हो या खुदरा, है तो महंगाई ही, और पैसा आम आदमी की जेब से ही निकलता है। स्टॉप। पैरा। थोक महंगाई बढ़ने के पीछे कारण गैर खाद्य वस्तुओं, कच्चे तेल, पेट्रोल व डीजल, प्राकृतिक गैस, धातुओं, उत्पादों, खाद्य उत्पादों, कपड़े, रसायनों और रासायनिक उत्पादों के दाम बढ़ना बताया गया है। स्टॉप। यानी सब कुछ महंगा हुआ है। स्टॉप। इसमें कोई संदेह नहीं कि महामारी की वजह से पिछले 1.5 साल में बिजली, कोयला, पेट्रोलियम व गैस, सीमेंट, खनन जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों तक में उत्पादन पर भारी असर पड़ा। स्टॉप। बड़े कारखानों से लेकर छोटे उद्योगों तक की हालत खराब हो गई। स्टॉप। मांग आपूर्ति चक्र टूट गया। स्टॉप। आबादी के बड़े हिस्से के पास पैसे और रोजगार का संकट खड़ा हो गया। स्टॉप। अब जब पिछले कुछ महीनों से सब कुछ पटरी पर आने का दावा किया जा रहा है तो महंगाई पीछा नहीं छोड़ रही। स्टॉप। उद्योगों ने उत्पादन की लागत बढ़ा दी है। स्टॉप। इसके पीछे तर्क कच्चे माल की कमी, स्टॉप, कोयले और बिजली के दाम बढ़ने का दिया जा रहा है। स्टॉप। फिर पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने महंगाई बढ़ाने में बड़ी कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टॉप। रसोई गैस लगातार महंगी हो रही है। स्टॉप। खाद्य तेलों के दाम पिछले 1 साल में 60% से भी ऊपर चले गए हैं। स्टॉप। बात खुदरा महंगाई की हो या थोक की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने आग में घी का काम किया है। स्टॉप। इनके महंगा होने से पहला असर माल ढुलाई पर पड़ता है। स्टॉप। ढुलाई महंगी होते ही लागत बढ़ती है। स्टॉप। जब तैयार माल कारखानों से थोक विक्रेताओं के पास आता है तो थोक महंगाई बढ़ती है। स्टॉप। थोक विक्रेताओं से जब खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं तक पहुंचता है तो खुदरा महंगाई बढ़ना भी लाजिमी है। स्टॉप। सवाल यह है, जनता को महंगाई से निजात दिलाने का बेहतर विकल्प क्या पेट्रोल और डीजल पर वसूले जाने वाले शुल्क में कटौती नहीं हो सकता था? लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को यह तरीका रास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें जनता के बजाय अपना खजाना भरने की चिंता ज़्यादा दिखती है। स्टॉप।
दरअसल सरकारें यह अच्छी तरह समझती है कि दाम चाहे कितने ही क्यों न बढ़ा दिए जाएं, खाने पीने और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें खरीदना लोगों की मजबूरी है। महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक भी समय समय पर चिंता जताता रहा है। कहने को बीते 2 महीनों में खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के 2 से 6% के दायरे में आ गई है। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर देखें तो लोगों की जेब से पैसा 3 पहले जैसा ही निकल रहा है। थोक महंगाई का रुख ऊपर जाने वाला ही बना हुआ है। ऐसे में आम आदमी के लिए आने वाले दिन और मुश्किलों भरे ही होंगे। पैरा हिंदी दिवस के साथ ही सरकारी और निजी कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह जैसे आयोजन शुरू हो गए हैं। फिर से वही वादे, वही अंदाज पर आगे फिर से वही अंग्रेजी का राज। इसे देख मन में यह टीस पैदा होना स्वाभाविक ही है कि आखिर कब तक हिंदी को बढ़ावा देने के ऐसे कागजी और दिखावटी प्रयास चलते रहेंगे। आयोजन करना या उत्सव मनाना गलत नहीं है। भारत तो देश ही उत्सवों और आयोजनों का है। फिर हमें राष्ट्रभाषा, राजभाषा के उत्सव से परहेज खींच क्यों? पर पीड़ादायक तो यह है कि आज़ादी के अमृत वर्ष में भी भारत की राजभाषा की बुनियादी स्थिति बहुत हद तक संक्रमण की बनी हुई है। यह दुर्भाग्य ही है कि हिंदी के मामले में भारत की पूरी व्यवस्था संतुलित और प्रगामी सोच के अभाव में काम करती आई है। यह भी स्थापित सत्य है कि भाषा का मामला मात्र भावुकता का नहीं, बल्कि ठोस यथार्थ का है। पर हिंदी के मामले में आज भी हम सभी भावुक होकर काम करते हैं। इसका नतीजा यह है कि यथार्थ में राज व्यवस्था पर अंग्रेजी का राज ही कायम है। सबसे दुखद स्थिति यह है कि जिस हिंदी ने अपने ठोस सामाजिक एवं राजनीतिक यथार्थ के बल पर पूरे देश में स्वीकार्यता हासिल की थी, उसे व्यवस्था के घालमेल ने पीछे धकेल दिया। भारत की भाषाई विडंबना यह है कि हम एक विदेशी भाषा के कुचक्र से अपने को निकाल पाने में दीर्घकाल से असफल ही रहे हैं। दोष किसी एक को देने से क्या होगा, क्योंकि इस कुचक्र को बनाए रखने में समाज और व्यवस्था की भूमिका ही रही है। हिंदी कागजों में भले ही राजभाषा बन गई हो, पर हमारी आत्महीनता की वजह से आज़ादी के 7.5 दशक बाद भी यह अपने अधिकार से महरूम है। यह सिद्ध सत्य है कि कोई भी भाषा अपने मूल स्वरूप में कभी भी हीन नहीं होती। परंतु सरकार की नीतियों के तहत हिंदी सहित भारत की सभी भाषाएं व्यावहारिक तौर पर हीन होती चली गई, बल्कि सच कहे तो जानबूझकर बना दी गई। और एक पूरी प्रक्रिया के तहत अंग्रेजी को बतौर श्रेष्ठ भाषा के रूप में स्थापित कर दिया गया। चूँकि यह व्यवस्था एक खास वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुई है, इसलिए इसे बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की नीतियां अपनाई गई। क्या यह देश का दुर्भाग्य नहीं है कि आज भी उच्चतम न्यायालय और देश के 24 में से 20 उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के साथ भारतीय भाषाओं का प्रयोग कोसों दूर है?